दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में ना मैं आपको एक टॉपिक करवाने वाला हूँ। वैसे तो अमूमन आपने देखा होगा मेजॉरिटी बुक्स में ना ये एक साथ ही गिवन होता है, मतलब सारे लॉज वगैरह आपको एक जगह पे गिवन होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेंस के पर्सपेक्टिव से ना अगर हम जो लॉज जिस चीज से डील कर रहे हैं वहीं पर ही पढ़ लें तो बेटर रहेगा। वैसे प्रॉब्लम्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को अलग से देख लेना, बट एक्चुअल में अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो ये क्लब ही आपका बायोडाइवर्सिटी टॉपिक का ही, बिकॉज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, कुछ ऐसे राइट्स के बारे में जो हमें मिले हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लॉज के बारे में बात करेंगे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से डील करते हैं। तो यहाँ पर हम उन लॉज को देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी और इससे रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं, इंडिया में इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व है। अगर आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई वो चीज तो आज के लेक्चर में ही हम कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज कल के लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। नाउ लेट अस सी। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो आपको पता होगा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से जब इंदिरा गांधी जी वापस आई थी ना तो उन्होंने आते ही भारत के अंदर काफी चेंजेस लेके आए थे। भारतीय संविधान पहला ऐसा संविधान बन गया था दुनिया का जहां पर एनवायरमेंट को भी तवज्जो दी गई थी। आपको पता होगा कि आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी ये ऐड किया गया था और आर्टिकल 48 क्लॉज ए ऐड किया गया था, जिससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रोविजंस को ऐड किया था। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कहां-कहां भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। अब जैसे यहाँ पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल 21 में कल मैंने आपको बताया था वी हैव गिवन द राइट कि किसी भी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं कर सकते राइट टू लाइफ से। अब राइट टू लाइफ में हम ये भी मानते हैं कि क्लीन एनवायरमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट। ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरप्रेट किया था राइट टू लाइफ को, तब ये बात कही थी। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि आगे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे तो जब भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रोविजन के बारे में पूछे तो आप आर्टिकल 21 को मेंशन कर सकते हैं वहां पे। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज 51 क्लॉज ए क्लॉज जी ये कहता है कि ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, मतलब कि उनको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसे इंप्रूव करना। अब इसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, और जो कुछ भी लिविंग क्रिएचर वहां पर आपको देखने को मिलता है उनके प्रति आपके मन में दया भावना होनी चाहिए। अब डीपीएसपीज में भी एक ऐड किया गया था जिसमें कहा था कि भैया स्टेट की भी ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे एनवायरमेंट को और सेफगार्ड करे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो कहीं ना कहीं अगर हम माने कि सिटीजंस और स्टेट दोनों के ही फंक्शंस के बिना हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को और फॉरेस्ट को, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ बोथ। मतलब कहीं ना कहीं सिटीजंस और गवर्नमेंट दोनों की ही ड्यूटी बनती है कि अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है दे हैव टू क्लब देयर एफर्ट्स, अदरवाइज इस चीज को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता लगी गया होगा कि लाइक जब हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के बाद वापस आए थे तो ये कुछ प्रोविजंस हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड किए गए थे। अब इसी के साथ एक और चीज आई थी दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अभी हाल ही में मतलब इस साल इसे तकरीबन 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते थे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स और जो भी चीजें आपस में कनेक्टेड है इनमें से, मतलब चाहे मतलब इससे रिलेटेड कोई भी और चीज हो हम उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब इसके थ्रू कई इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज एस्टैब्लिश की गई हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ वार्डन, कल मैंने आपको कहा था ना कि किसी भी स्पीशीज को वार्डन डिक्लेयर करके ये पर्सन कह सकता है कि इसे मार सकते हैं। जैसे नीलगाय हो सकती है, इसमें आपके जंगली सुअर हो सकते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ही इज द अथॉरिटी जो इस चीज के लिए पावर देता है। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये सभी आपके अपॉइंट किए जाते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली। तो ये सभी आपके क्या होंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। तो ये याद रखना कि सभी स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी के बारे में कंफ्यूजन मत रखना। उसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सभी भी इसी एक्ट के अंडर कहीं ना कहीं मेंशन किए जाते हैं। अब यहाँ पर लाइसेंस मिलता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने जंगली जानवरों या प्लांट्स के अंदर ट्रेड करना है, जैसे मान लीजिए कोई हर्ब बनाने के लिए मुझे कोई जंगल से पेड़ काट के लाना है तो उसके लिए लाइसेंस और ट्रेडिंग राइट्स इसी एक्ट के अंदर मिलते हैं। और ये कमर्शियली किसी एनिमल को या प्लांट स्पीशीज को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं उसको भी दर्शाता है, मतलब उसको भी बैन करता है। अगर बैन करना हो तो बैन करेगा, परमिशन देने की परमिशन देगा, अकॉर्डिंग टू क्या उसकी लाइक कौन से शेड्यूल में आ रहा है इसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये इन सीटू एक्स सीटू दोनों तरह की कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करता है और रेगुलेट करता है कि किस प्लांट और बर्ड स्पीशीज को हम मार सकते हैं या किसको नहीं। टोटल जैसे मैंने आपको कहा इसके 6 शेड्यूल है। अब किसको बैन करना है, जैसे शेड्यूल 1 एंड 2 यहाँ पर जो स्पीशीज आती है इन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है और हाईएस्ट पेनल्टी के प्रोविजन है। अगर कोई इन्हें मारता है तो उनको सजा के प्रावधान बहुत स्ट्रिंजेंट है, जैसे टाइगर आ जाते हैं इसमें, एलिफेंट आ जाते हैं, तो ऐसी कैटेगरीज इसमें आएंगी। देन शेड्यूल जो 3 है एंड 4 है इसमें कहीं ना कहीं पेनल्टी के प्रोविजन थोड़े लोअर है, मतलब इतनी ज्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं है, बट येट कहीं ना कहीं इन्हें भी प्रोटेक्शन मिली हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं। अब जो शेड्यूल 5 है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीलगाय, बोर वगैरह, वो शेड्यूल 5 में कई बार वर्मिंग डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और उनकी हंटिंग अलाउड की जाती है। मतलब लाइक शेड्यूल 5 में अगर कोई चली जाती है स्पीशीज और उसे वर्मिंग डिक्लेयर किया जाता है तो उसे हंट किया जा सकता है। इस चीज को भी याद रखना। हो सकता है यूपीएससी आने वाले समय में आपसे इसके बारे में पूछ ले, बिकॉज 50 साल कंप्लीट हुए हैं इस एक्ट को, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए। देन इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो शेड्यूल 6 भी होता है जहां पर आप एंडेमिक प्लांट्स के बारे में डील करते हैं और जिनको लाइक कल्टीवेट करना और प्लांटेशन में यूज करना प्रोहिबिटेड है। हो सकता है ओपियम भी हो इसमें और भी बहुत सी स्पीशीज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट ने कौन सा लॉ किया। अगर कोई न्यूज में रहती है तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना जरूर से। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली शेड्यूल 1 और 2 में जो स्पीशीज आएंगी उनके बारे में या शेड्यूल 6 में जो स्पीशीज आएंगी उनके बारे में, बाकी शेड्यूल्स की स्पीशीज के बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देन इसी के अंडर एक अमेंडमेंट आता है 2006 में। इस अमेंडमेंट के तहत कहा जाता है कि भैया ठीक है हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाएंगे, साथ के साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को एस्टैब्लिश करेंगे। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो सकता है हम आज के लेक्चर में ही पढ़ें या अगर आज नहीं हो पाया तो कल के लेक्चर में जरूर से पढ़ेंगे। अब इन दोनों का काम क्या था, टाइगर किस तरह से इंडिया में कंजर्व किए जा रहे हैं इसके बारे में लाइक गवर्नमेंट को विचार वगैरह देती थी। नाउ दीस आर द थिंग्स दैट इज मेंशन्ड ओवर देयर। लेट अस टॉक अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। वैसे तो फॉरेस्ट एक्ट 1927 के जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट पहले इसको देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फॉरेस्ट को और इनकी क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है उनको हम बचाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंडेटरी है आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना। अगर आप किसी भी मान लीजिए ये एक पीस ऑफ फॉरेस्ट है, जैसे जंगल है, यहाँ पर मैं ये वाली एरिया में इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना मैंडेटरी है। नो वन कैन एस्टैब्लिश फैक्ट्री विदाउट दैट। मतलब अगर मेरे को कोई होटल स्टार्ट करना है, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, किसी भी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया के अंदर तब्दील करना है तो इसके लिए कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और ये प्रोविजन कहां पर है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव है इसका, आपको पता होगा कि भारत में डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से चल रही है, बिकॉज हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे को लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए लैंड चाहिए होता है। तो डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह से, पॉपुलेशन राइज की वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। साथ ही साथ हम इंकरेज कर रहे हैं कि कैसे हम एफॉरेस्टेशन को और ज्यादा प्रमोट कर सकें भारत के अंदर। अब इसके लिए इसके बाद 8 साल बाद हमने एक पॉलिसी बनाई थी। अभी इस पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश भी चल रही है, जब तक नई ड्राफ्ट नहीं हो जाती या आप ये कह सकते हैं कि नई इंप्लीमेंट नहीं हो जाती तब तक तो हम इसे ही पढ़ेंगे। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इसके बारे में अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस एस्टैब्लिश करने की बात करती है।
इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? देखिए, एक तरफ हम डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हम कंजर्व करना चाहते हैं लाइक एनवायरमेंट को भी। तो यहाँ पर एक मिडिल पाथ, जैसे आपने पढ़ा होगा ना उनमें क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, जैसे जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कहा था कि मिडिल पाथ। तो वी आल्सो वांट अ मिडिल पाथ फॉर डेवलपमेंट नीड्स। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट को हम बैलेंस करना चाहते हैं, एक मिडिल पाथ लेना चाहते हैं और इसी के ऊपर फोकस करती है हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। साथ के साथ यहाँ पर हम इंडिया की नेचुरल हेरिटेज को सेव करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो जानवर हैं जितने भी हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर आवर नेचुरल हेरिटेज। और इंडिया में जितनी बायोडाइवर्सिटी रहेगी ये कहीं ना कहीं इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट और बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है। तो इसके ऊपर भी हम फोकस करें कि कैसे हम अपनी नेचुरल हेरिटेज को सेव करके रखें, कंजर्व करके रखें। साथ ही साथ सॉइल इरोजन और लाइक जो डेनुडेशन देखने को मिलता है कैचमेंट एरिया में, डेनुडेशन भी एक तरह से आप लाइक रफली माने तो आपका कहने का इरोजन जैसा ही होता है, बट इसमें कई और एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सॉइल इरोजन और लाइक डेनुडेशन, इन दोनों को रोकने के बारे में आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी बात करती है। बिकॉज देखिए, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन से प्रॉब्लम क्या होता है कि सॉइल इरोजन इंक्रीज होती है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन को ही रोक देंगे तो सॉइल इरोजन अपने आप रुक जाएगा, और सॉइल इरोजन नहीं होगा तो भारत की जो लैंड की फर्टिलिटी है उसे हम मेंटेन रख पाएंगे, और फर्टिलिटी अच्छी रहेगी तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी हम मेंटेन रख पाएंगे। साथ ही साथ ये जो आपकी डेजर्टिफिकेशन आगे इंक्रीज हो रही है भारत में, जैसे राजस्थान से अगर हम बात करें सटे हुए इलाकों में हर साल 0.5 किलोमीटर तक आपका जो डेजर्ट एरिया वो एक्सपैंड कर रहा है, कोस्टल एरिया में भी और राजस्थान के आसपास वाले एरिया में भी। तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आगे चलते मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर्स में कि लाइक इंडिया ने ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी डेवलप करने की एक लाइक कोशिश कर रही है, पोरबंदर से लेकर न्यू दिल्ली तक। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। देन वी आर ट्राइंग टू लाइक कहीं ना कहीं अपना फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज करने की बात करते हैं, और इसके लिए दो मेथड हम फोकस करें, एफॉरेस्टेशन नॉट रीफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम नई जगह पे जंगल उगाने की बात कर रहे हैं, एंड सोशल फॉरेस्ट्री मतलब विलेजेस में जो कॉमन लैंड होता है हम उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेटर वे में उसे मैनेज करके फॉरेस्ट एरिया को वहां पर उगाएं और वहां से जो लोकल कम्युनिटी की नीड्स है उनको फुलफिल कर सके, ताकि फॉरेस्ट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। साथ ही साथ हमारी जो नेशनल नीड है, आपको पता होगा कि लाइक हमारे को कुछ एक्स अमाउंट ऑफ टिम्बर तो चाहिएगा, क्योंकि जैसे वुडन वर्क हर घर में होता है, लाइक लकड़ के दरवाजे बनते हैं, चौखाट बनते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। तो उस नेशनल नीड को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा, नॉट जस्ट वुड, बाकी चीजें भी जैसे हनी एंड ऑल। तो हम अपनी नीड को कैसे फुलफिल कर सके, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952, उसमें रेकमेंड किया गया था 33% ऑफ इंडिया का जो एरिया है हम उसको कवर करेंगे विद फॉरेस्ट, ऑल्दो आज तक अचीव नहीं हो पाया, हम रफली अराउंड 24% के आसपास अभी तक पहुंचे हैं। साथ ही साथ इसमें दो चीजें थी कि माउंटेन एरिया में फॉरेस्ट कवर हम 60% तक लेके जाएंगे एंड प्लेन एरिया में 25% के आसपास रहेगा, और इन टोटल 33% रखेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स को इन्वॉल्व करें, जो भी लाइक एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन या कुछ वुड सेलेक्ट करने की जो जिम्मेवारी है उसमें हम किस तरह से वुमेन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और हम साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट के हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह, जो फॉरेस्ट से हमें जो भी चीजें मिल रही हैं उनको किस तरह से ऑप्टिमाइज यूज कर सकें, खासकर लकड़ को, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप इन चीजों को ऑप्टिमाइज यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वेस्टेज को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर वेस्टेज को एलिमिनेट कर पाएंगे तो आपको ज्यादा जंगल काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल यूज के बारे में ही बात कर रहे हैं ये दोनों ही पॉइंट, तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे यूज कर सकते हैं मेंस में कहीं भी आंसर लिख रहे हो तो। देन नेक्स्ट है आपका एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एनवायरमेंट को इंप्रूव करना चाहते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, अब इको सेंसिटिव जोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। बट एक्चुअल में ये जो एक्ट था ये आया क्यों था, इसके बारे में आप समझिए। वो ये था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में ये समझ में आया कि भैया हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन से कोई भी लॉ नहीं है, इंडस्ट्रीज किसी भी तरह से वर्क कर रही हैं एंड वी कैन नॉट कंट्रोल देम। तो यहाँ पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लेके आए थे। मतलब कहीं ना कहीं भोपाल गैस के बाद जो हमारे देश में प्रॉब्लम आई थी उससे निजात दिलाने के लिए ही ये एक्ट हम लेके आए थे। अब इसके तहत हुआ क्या था कि एकदम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं। देखिए, जो भी आपके लाइक एरिया होते हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क वगैरह, इसके आसपास कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर अगर ह्यूमन इंटरवेंशन देखी जाए तो काफी फ्रजाइल एरिया है ये, कहीं ना कहीं इसके बाद फॉरेस्ट के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से एक बफर क्रिएट करने के लिए इको सेंसिटिव जोन हम क्रिएट करते हैं। तो उसके बारे में यही आपका जो एक्ट है डील करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना कि सेंटर को ये पावर देता है कि ये कैसे कंट्रोल करे पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को, मतलब पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, एमिशन लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कई बार किसी चीज को बैन करना होता है हम इसी एक्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर हमने बैन लगा दिया, तो उसके ऊपर बैन लगाने के लिए हमने इसी लॉ को यूज किया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि ये ना केवल एमिशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की बात करता है, मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, बल्कि किसी इंडस्ट्री को अगर रोकना हो, बैन करना हो, उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। और साथ ही साथ किसी लाइक पोल्यूटेंट को बैन करना है तो उसके लिए भी इसी के अंदर प्रावधान आपके देखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, मैंने आपको कहा था एक बहुत पुराना आपका लॉ है आजादी से पहले का, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट और कंजर्व करने की बात करता है फॉरेस्ट को। और यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट की कैटेगरी हमने पढ़ी थी ना, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट या आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट जो गांव वगैरह के होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको इन कैटेगरीज के बारे में पता लगता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप किसी रिजर्व फॉरेस्ट में किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, किस तरह की नहीं कर सकते, तो उनको डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर। और अगर कोई इस एक्ट के प्रावधानों को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी के भी प्रावधान है। अब साथ ही साथ आपको न्यू ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा बात बता देता हूं, ऑल्दो मैंने इसके बारे में आपको स्लाइड्स वगैरह में मेंशन किया है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ये लाइक आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट में नहीं आई है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये कि हम मिनिमम 1/3 इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया यानी 33% फॉरेस्ट कवर के अंदर लेके आ सके थ्रू साइंटिफिक इंटरवेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी जंगल उगा दिया। हम चाहते हैं कि लाइक एक होलिस्टिक मैनर में हम इस फॉरेस्ट को कंजर्व करें और कोशिश करें कि हम स्ट्रिक्टली जो डेंसिटी वगैरह है उसको मेंटेन कर सके, फॉरेस्ट कवर की डेंसिटी को मेंटेन कर सके और साइंटिफिक मैनर में इन्हें कंजर्व कर सके। हमारी कोशिश ये रहेगी कि भारत का 1/3 पार्ट जो है दैट विल बी कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट पार्ट। हमारा फोकस ये है कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है उसको भी हम इसके थ्रू एड्रेस कर सके, बिकॉज आपको पता होगा कि इंडिया ने कहा कि हम एडिशनल 2.5 से 3 बिलियन टन का लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जनरेट करेंगे और उसके लिए हम रिलाई कर रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर। तो अगर हम 33% फॉरेस्ट कवर को कहीं ना कहीं अचीव कर लेते हैं तो ये हमारा इसमें भी मदद करेगा। अब देखिए, दो चीजें होगी, आप अपना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर भी इसको 33% करते हैं, उससे भी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प कर रहा है। और एक मैं आपको बॉन्ड चैलेंज बताऊंगा आगे चलकर, वो बॉन्ड चैलेंज में भी आपको यही चीज कहेंगे हम कि हम कुछ डिग्रेडेड लैंड को वापस फॉरेस्ट के अंदर लेके आएंगे और उसमें भी उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी ये 33% हमारी मदद कर सकता है। तो दैट्स व्हाई एक चीज से 3-4 निशाने साधने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका ये है कि लाइक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, मतलब कि जंगल की क्या कीमत है, जंगल में जो एनिमल्स मिल रहे हैं उनकी क्या कीमत है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर कोशिश करें नेशनल फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें जो कि इसे होलिस्टिक मैनर में कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा।
अब इसके लिए हम अप्रोच क्या रख रहे हैं, देखिए हम लोकल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं लाइक इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, साथ ही साथ हम कोशिश करें कि अप्रोच जो हो हमारी वो इकोलॉजिकल सेंट्रिक हो, मतलब ऐसा ना हो कि लाइक पहाड़ों में हम वो टेक्निक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं माउंटेन एरिया में जो प्लेन्स में करनी चाहिए थी, मतलब वन साइज फिट ऑल पॉलिसी ना हो। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो आपकी लोकल अप्रोच है उसको हर जगह पर हम यूज करें, मींस किसी एरिया की नेसेसिटी किसी और टाइप की हो सकती है, वाटर अवेलेबिलिटी किसी और टाइप की हो सकती है, और अकॉर्डिंगली ही हम फॉरेस्ट को वापस रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन ट्राइबल टू टिम्बर, अब यहाँ पर हम कोशिश करें कि जो फॉरेस्ट राइट है जो लोकल कम्युनिटी को हम दे रहे हैं, जो इसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इस चीज को डिल्यूट ना करें, हम इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम कोशिश करें कि जैसे जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट के ऊपर नुकसान ना पहुंचाए, उनके जो लाइवलीहुड उसके ऊपर भी ना इंपैक्ट है, और साथ ही साथ हम अपने फॉरेस्ट को भी कंजर्व कर सके, इसके ऊपर हमारा एक होलिस्टिक मैनर में पॉलिसी बनाने का कहीं ना कहीं इरादा है। इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया कि कैसे फॉरेस्ट एरिया में किस तरह की इंडस्ट्रीज को हम लाइक प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह की नहीं। साथ ही साथ प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री के ऊपर भी हमारा फोकस है, जहां पर राइट्स एंड कंसेशंस इसके बारे में बात की गई है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह के साथ डील कर सकती है, हमने उसके बारे में भी बात की है। नाउ लाइवलीहुड के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि हम फोकस कर रहे हैं, तो जो यहाँ से हमारे को बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वगैरह और लाइक हनी एंड ऑल, उसके ऊपर हमारा फोकस है। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें, सो दैट हम अपने फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व कर सकें। इसके अलावा प्रोटेक्शन मेजर्स के ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि जैसे कौन से एरिया में किस तरह के प्रोटेक्शन मेजर्स को हमें लेना चाहिए, हम उन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि ऊपर हवा में बात हो रही है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी भी अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। लाइक फॉरेस्ट फायर को इंक्लूड किया गया है, क्लाइमेट चेंज को इंक्लूड किया गया है, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स कैसा रहेगा इसके बारे में भी बात की है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे कम करेंगे इसके बारे में भी बात की है। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में नहीं आई है। जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आएगी देन वी विल थिंक अबाउट कि कौन कौन से पहलू के बारे में पढ़ना है, बिकॉज अभी तो ये काफी चेंज हो सकती है। और देखो एक एक्ट आया था जहां से हमने कोशिश की थी कि हम रिकॉग्नाइज करें फॉरेस्ट राइट जो आपके ट्राइबल पॉपुलेशन को हम दे सकते हैं, और ये एक्ट आया था 2006 में, और यूपीएससी ने इस एक्ट के बारे में लगभग 2 बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि अगली बारी भी इसमें यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो इसमें क्या क्या राइट्स रिकॉग्नाइज किए पहले तो इससे समझो आप। जैसे एक राइट दिया टाइटल राइट। टाइटल राइट में क्या किया गया है कि मान लीजिए आप कोई लाइक 75 साल से आप इन जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है जी, या 3 जनरेशन से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपको 4 एकड़ लैंड दिया जाएगा और लीगली आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना कि फैमिली से कल्टीवेट कर सकती है, आपको नया लैंड नहीं देंगे, जो आप पहले से कल्टीवेट कर रहे थे आपको उसी के बारे में मतलब प्रोविजंस कल्टीवेशन के मिलेंगे। देन यूज राइट आपको मिलेगा, जहां पर आप नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ये आपको यूज राइट के अंडर कहा गया है। देन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, यहां पर लाइक प्रोटेक्शन, रीजनरेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, इन सभी में आपका रोल रहेगा, लोकल कम्युनिटी का रोल रहेगा, इसके ऊपर फोकस किया गया है। देन लास्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी को भी ये राइट नहीं मिलेंगे, अगर वो शेड्यूल ट्राइब है तब भी उसे ये राइट मिल सकते हैं, क्लेम कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि 75 साल की लिमिट है, बट ये 75 साल आप कब देखेंगे, 13/12/2005 के अकॉर्डिंग, इससे पहले अगर 75 साल हो गए तभी आपको ये राइट मिल सकते हैं। देन ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप एक चीज़ समझ के चलिए कि किसी भी फॉरेस्ट कम्युनिटी के पास ये 75 साल के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं कई लोगों ने इसके लिए इसको कहीं ना कहीं कहा कि भैया ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि भैया अगर ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पर रहेगी, तो कई बार हमने ये देखा है, जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम पे भी ये देखा था सरिस्का में, कि ट्राइबल पॉपुलेशन इंडल्ज होती है कई बार ऐसी ट्रेड्स में जिसकी वजह से बहुत सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट पे। तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए था हमें। तो ये चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में परेशानी तो क्रिएट करती है, बट येट इनका लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया। नाउ यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि इसका प्रोसेस क्या रहता है। देखिए ग्राम सभा है, ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि किसको ये राइट देने। इसके बाद ये जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी के पास, स्क्रीनिंग कमेटी जो है रेजोल्यूशन को अप्रूव करती है। अब ये लाइक तालुका लेवल पे भी होती है, सब डिविजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 2 जगह पर होती है स्क्रीनिंग। अब इसमें 3-3 आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, लाइक 3 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जैसे आपके लोकल बॉडीज के जो होंगे रिप्रेजेंटेटिव, और एक आपका जैसे बाकी 3 जो होंगे, टोटल 6 मेंबर हैं, 3 आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए और 3 आपके जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हो गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हो गए, ट्राइबल डिपार्टमेंट्स हो गए। तो इन टोटल ये आपके जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसे भी समझ लेते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनको अंग्रेजों के टाइम से इनके राइट्स नहीं मिल रखे फॉरेस्ट के, हम उनको रिस्टोर करना चाहते हैं, उनको वो अधिकार वापस दिलाना चाहते हैं। अब इसके लिए हम इन्हें कुछ ग्रांट वगैरह दे रहे हैं, रिकॉग्निशन वगैरह दे रहे हैं, लाइक कुछ राइट्स वगैरह जो मैंने आपको बताया 3-4 वो हम दे रहे हैं। बट एक चीज़ याद रखना कि भैया यहाँ पर नेशनल पार्क्स जो आपकी सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, इनको इंक्लूड किया गया है, बट इनमें इनके राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें रीलोकेट कर सकती है, अगर किसी भी तरह से लाइक उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम है कंजर्वेशन के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन की गई है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जैसे आपके नेशनल पार्क हो गई या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, तो उन एरिया में ही ये चीज़ कर सकते हैं। हर एरिया में लाइक ऐसा नहीं है कि आप फॉरेस्ट कम्युनिटी को बाहर निकाल देंगे। तो दैट इज देयर, यू शुड रिमेंबर दिस कि भैया क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में अलाउड नहीं है कोई भी कम्युनिटी का स्टे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट राइट, दैट इज अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि लाइक जो CBD है उसके आने के बाद हमने कोशिश की थी कि अपने यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह के प्रावधान बनाएं। अब यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं इसको समझिए आप। देखिए हमारा मकसद ये है कि हम नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी फंड को क्रिएट करें। नेशनल लेवल पे हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाएंगे, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हम स्टेट लेवल पे, एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये लोकल लेवल पे। अब ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में और राइट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में डील करेंगे। ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कंजर्व कर सके जो भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, प्रमोट करें इसका सस्टेनेबल यूज, साथ ही साथ इंश्योर करें फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन दी पॉपुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि पतंजलि ने कोई मेडिसिन बनाई उससे करोड़ों छापे और लोकल पॉपुलेशन जिसकी वजह से ये मेडिसिन बनी थी उसको 1 रुपया ना मिले। तो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002,
जो हमारा सीबीडी के अंडर ऑब्लिगेशन था उसको फुलफिल करने के लिए ही हमने ये एक्ट बनाया और उनमें ही ये दोनों प्रोविजन के बारे में बात की गई है। अब देखिए, अगर किसी को आईपीआर क्लेम करना है तो इट्स मैंडेटरी कि पहले वो इंडिया की जो नेशनल बॉडी है उससे परमिशन ले। अब परमिशंस के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन है तो वो लाइक आपकी लोकल अथॉरिटी या स्टेट बोर्ड से परमिशन लेगा। बट मान लो अगर कोई फॉरनर है तो उसे नेशनल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी आईपीआर को अप्लाई करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मान लो मैं विवेक शर्मा, मैंने कोई अपनी दवाई बनाई किसी लाइक इंडिया की हर्ब्स को यूज करके एंड बाद में मैं इसे फॉरेन कंपनी को बेचकर आईपीआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसी चीजें इसमें अलाउड नहीं है। साथ के साथ ये रेगुलेट करने की कोशिश करती है जीएम ऑर्गेनिजम्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए आपकी एक अप्रेजल कमेटी अलग से है जो आपको साइंस एंड टेक में बताई जाएगी, यहाँ पर नहीं। क्योंकि जैसे आप देखेंगे ना जीएम क्रॉप्स के बारे में, जैसे बीटी ब्रिंजल्स और एंड ऑल, ये सोयाबीन एंड ऑल, तो उसके लिए रेगुलेट जो करती है ना वो अथॉरिटी अलग है, उसके बारे में आपको साइंस एंड टेक में पता लगेगा। नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 भी आया था। अब ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपके जो लोकल कोर्ट्स हैं या आपके हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास इतना टाइम नहीं है ना इतनी एक्सपर्टीज है कि ये ढंग से इफेक्टिवली हैंडल कर सकें आपके लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को। तो इफेक्टिवली इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए विद इन 6 मंथ का इन्हें टाइम दिया गया है। हमने एनजीटीज बनाए। एनजीटीज में लाइक ये हेल्प कर रही है कि हायर कोर्ट, जैसे आपके लाइक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनका बर्डन किस तरह से हम कम कर सके। जितने भी आपके सिविल केसेस हैं जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, इन दैट पर्टिकुलर मैटर एनजीटी के पास आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसके पास पावर क्या है आप इसको समझिए। देखिए, इन्वायरमेंटल लीगल राइट्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पहली चीज, रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है अगर कोई डैमेज क्रिएट होता है तो। अब नॉर्मली जो आपका कोर्ट का प्रोसीजर है उसे ये फॉलो नहीं करते हैं एनजीटीज एंड ऑल। आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में पॉलिटी में पता ही होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर डील करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होती है? देखिए, कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी को भी आप सजा नहीं दे सकते बिना उसे सुने। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोई पर्सन अपने केस का खुद वो नहीं हो सकता, लाइक अपने केस को खुद जज नहीं कर सकता। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है कि यहाँ पर एसेंस ये है कि हम जस्टिस करें। मतलब ऐसा नहीं है कि दिखावटी जस्टिस, एक्चुअल में जस्टिस सर्व हो, इसके ऊपर फोकस रहता है एनजीटी का। तो एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कुछ एक लॉ है जिसके साथ ये डील नहीं करता। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके साथ ये डील नहीं करता। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके साथ भी ये डील नहीं करता। आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे 2006 का, उसके साथ भी ये डील नहीं करता। बाकी आपका चाहे वाटर एक्ट 1974 हो, वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लिटिगेशन इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन सभी से ये डील करता है। एंड बेसिकली इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे कारण क्या था? देखिए, डीपीएसपीज में एक प्रावधान है 48A में कि स्टेट कुछ इनेबलिंग प्रोविजन बनाए टू कंजर्व दी नेचर, और यहां पर इसी चीज को सिद्ध करने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया है एनजीटीज के ऊपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001। अब यहां पर हम कर क्या रहे हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यहां पर कुछ एक राइट्स आपके रिकॉग्नाइज किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रोटेक्ट कर सके प्लांट की वैरायटी यानी उसकी बायोडाइवर्सिटी को। साथ के साथ फार्मर्स के कुछ राइट्स हैं, प्लांट ब्रीडर्स के कुछ राइट्स हैं, हम उनको कहीं ना कहीं कंजर्व करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इंकरेज करना चाहते हैं न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट डेवलप हो। अब यहाँ पर कुछ आपके फार्मर्स के राइट, ब्रीडर्स के और रिसर्चर्स के राइट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किए गए हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे फार्मर्स के राइट के बारे में बात करें तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को कहीं ना कहीं कंजर्व करते हैं तो। साथ के साथ कंपनसेशन दिया जाता है। मान लीजिए लाइक आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किसी ने कोई सीड बनाया, इन्होंने कहा कि भैया आप इस सीड को अपने खेत में उगाइए, इससे जो लाइक पैदावार होगी उससे आप बीज को आगे बेच सकते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बट एक्चुअल में वो वैरायटी अच्छी परफॉर्म नहीं करती है, तो उस केस में कंपनसेशन यानी पैसे देने का प्रावधान भी है। साथ के साथ फार्मर्स जो डेवलप करते हैं नई वैरायटी को, वो उसे रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने 2 प्लांट वैरायटी को इंटरब्रीड करवा के कोई नई वैरायटी डेवलप किया, तो वो उसे रजिस्टर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का किसी भी अथॉरिटी के आगे इनका केस होता है, कोई लाइक ट्रिब्यूनल में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, तो इनको फाइन देने की जरूरत नहीं है। तो ये फार्मर्स को राइट है। देन इफ वी टॉक अबाउट ब्रीडर्स के राइट, तो यहाँ पर उन्हें एक्सक्लूसिव राइट दिए गए हैं। जैसे ब्रीडर्स कौन है? जैसे नई वैरायटी डेवलप की सीड्स की, ये मैंने इस किसान को दी, इस किसान ने आगे चलकर इन्हें ब्रीड करवा के अपने खेतों में पैदा किया और फिर इसके बाद इसके पास इसके बहुत से सीड्स इकट्ठे हो गए। नाउ ही हैज द एक्सक्लूसिव राइट कि ये इसे प्रोड्यूस कर सके, सेल कर सके, मार्केटिंग कर सके, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो करना चाहता है, इट्स अप टू हिम। सारे राइट्स दिए गए हैं उनको। अब रिसर्चर्स को भी कुछ चीजें कही गई हैं। जैसे रिसर्चर्स को कहा गया कि भैया आप यूज कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर्ड वैरायटी को, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कंडक्ट करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो R&D में होगी नई वैरायटी में डेवलप करने की, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान रखे। साथ के साथ हम सीड इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए इंश्योर कर रहे हैं हाई क्वालिटी सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल हर समय भारत के अंदर अवेलेबल रहे। तो ये कुछ आपके राइट्स वगैरह के बारे में बात की गई है इस 2001 के एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के साथ साथ ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जैसे सीड से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में कोई एग्रीकल्चर सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पर इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, इस लाइक एक्ट को यूज कर सकते हो। देन लेट अस टॉक अबाउट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, जिसे कैंपा एक्ट भी बोला जाता है। देखिए, कैंपा एक्ट की अगर हम बात करें तो लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। लाइक मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का, पन्ना टाइगर रिजर्व मान लेते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व वगैरह का एरिया है ये। अब यहाँ पर इसके पर्टिकुलरली एक छोटे से सेगमेंट में मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ।
अब इंडस्ट्री लगाने के लिए मुझे इस फॉरेस्ट एरिया को डिवर्ट करना होगा नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो मैं सबसे पहले परमिशन लूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए कहेगी कि भैया आप सर्वे कंडक्ट करवाइए कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आसपास के एरिया पे, तो वो आपका आज ही के अंदर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, उसके अंडर आ जाएगा। वैसे तो मैं ये लास्ट में कवर करवाता हूँ, बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको आज मैं इसका दे दूंगा, क्योंकि लाइक इसके बारे में आपको समझने के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ों को समझना होगा, थोड़ा इकोनॉमी का एंगल आएगा, पॉलिटी का आएगा एंड एवरीथिंग, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नो, अब यहाँ पर आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कैरी आउट करवाएंगे, इसके बाद हमें पता लगेगा कि वेदर और नॉट इस इंडस्ट्री को परमिशन यहाँ पर देनी चाहिए या नहीं। अब मान लो मैंने इस XYZ इंडस्ट्री को परमिशन दे दी, XYZ इंडस्ट्री को परमिशन दे दी कि भैया ठीक है आप यहाँ पर अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, बट इसकी अवज में क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया की कुछ वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू, मान लीजिए मैंने कहा कि 1000 करोड़ की वैल्यू है, आप मुझे 1000 करोड़ जमा करवा दीजिए। इसमें से 90% पैसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा एंड 10% पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। 90% स्टेट को, क्यों? क्योंकि जमीन स्टेट की है, 10% सेंटर को। अब यहाँ पर इस पैसे को ये कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे? अब इसके लिए कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे कैंपा फंड के अंडर इनको कहा जाएगा प्राइवेट एरिया को कि भैया आप अपना एक प्रपोजल दीजिए कि आप कहाँ पर कंपलसरी एफॉरेस्टेशन करेंगे जिससे कि हम आपको ये लैंड दें। अगर मान लो वो एरिया काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब उपजाऊ जमीन है, और इस फॉरेस्ट एरिया के आसपास के जैसे यहाँ का एरिया है कोई या यहाँ का एरिया है, तो आपको 1:1 की रेशियो में देना है। मतलब अगर आपने 10 एकड़ की जमीन ली थी तो 10 एकड़ ही देना है। बट मान लो अगर आप इनफर्टाइल या कहीं दूर दराज के एरिया में दे रहे हैं, तो उस केस में आपको 2x देना पड़ेगा एरिया। मतलब अगर आपका 10 एकड़ था तो आपको 20 एकड़ जमीन मेरे को देनी होगी, अदरवाइज ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब आपको ये चीज़ें याद रखने की किस तरह से वर्क करता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकें जिससे हम यूटिलाइज कर सके एफॉरेस्टेशन के फंड को। ऑल्दो मैं आपको बता दूं पिछले कुछ सालों तक तो इसमें 47,000 करोड़ रुपए पड़े थे और वो भी अनयूटिलाइज। अब इतना सारा पैसा है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की नीयत नहीं है, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है कि हम अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करें, तभी तो ये पैसा अनयूटिलाइज पड़ा था। अब इसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया, लाइक इस एक्ट के तहत दो चीज़ें बनाई। सेंटर और स्टेट लेवल पे आपने एक प्लानिंग अथॉरिटी बना दी जिसका नाम हुआ कंपलसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो स्टेट लेवल पे वर्क करेगी एंड सेंट्रल लेवल पे वर्क करेगी। अब ये जो फंड्स वगैरह हैं, लाइक ये पब्लिक अकाउंट में जाएगा स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यहाँ से इसे यूटिलाइज किया जाएगा। अब इसको यूटिलाइज करने के लिए आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत कुछ चीज़ें कही गई हैं कि लाइक अगर आपको डाइवर्ट करना है तो यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत प्रावधान दिए गए हैं। अब इसे आप एफॉरेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रीजनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या कोई इसी तरह का फॉरेस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब ये कंपलसरी एफॉरेस्टेशन अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट जो पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही है उसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। देखिए अगर हम बात करें कुछ एक सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम कैसे कि भैया एग्रीकल्चर लैंड को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा कहाँ पर? फॉरेस्ट एरिया में, और इसके अगेंस्ट कई बार आपके जो लोकल कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट करती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सोशल टेंशन जनरेट होती है। सोशल टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं लाइक जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लाइक नई इंडस्ट्री सेटअप वगैरह करने का प्रावधान वगैरह है, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम में आ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या भैया? एक्ट बहुत से हैं, प्रॉब्लम क्या है? इंप्लीमेंटेशन। हमने एक्ट बना रखा है कैंपा भी, बट कैंपा का जो फंड है 47,000 करोड़ एज आई टोल्ड यू अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था, तो इंप्लीमेंटेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा करप्शन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपने जगह दी, इसके बाद उस फैक्ट्री वालों ने दूसरी जगह आपको एरिया दिया। अब यहाँ पर ट्री प्लांटेशन के लिए टेंडर उठते हैं। अभी जब टेंडर उठते हैं तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक्चुअल में पेड़ उगाए ही नहीं जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर एक और प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम ट्रीज वगैरह उगाने की कोशिश करते भी हैं तो कई बार जो लाइक लोकल कम्युनिटी है वो ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को यहाँ पर छोड़ देती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको ये जो एनिमल्स हैं वो खा जाते हैं, और इस वजह से जो हम फॉरेस्ट डेवलप करना चाहते थे एक्चुअल में वो फॉरेस्ट कभी डेवलप हो ही नहीं पाता। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक टर्म में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज पैसा आता तो है बट वो पैसा एक्चुअल में लोकल कम्युनिटी को मिलना चाहिए था, लाइक लोकल गवर्नमेंट्स को। और इसका मैं आपको पोटेंशियल एक सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। जैसे लाइक एक तो गवर्नमेंट ने सोल्यूशन अप्रूव कर रखा है कि लाइक एनजीओ वगैरह को कहा कि भैया आप कोई जमीन लीजिए जैसे फॉरेस्ट के आसपास की, इसमें आप क्या कीजिए फॉरेस्ट को उगा लीजिए, 3 साल बाद आप एलिजिबल हैं। अगर कैंपा के अंडर किसी को भी कोई जमीन खरीदनी है तो आप साइट्स पे लिस्ट कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स को, और वहां से बोली लगेगी, बोली लग के कोई भी आपके लाइक कंपनी इस एरिया को खरीद सकती है। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, लगा लगाया फॉरेस्ट बेचे, रादर देन फॉरेस्ट को फिर से उगाने में करप्शन चांसेस रहते हैं, तो वो चीज़ें आप कम कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ की जा सकती है, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करा जा सकता है, सोशल ऑडिट्स वगैरह को प्रमोट किया जा सकता है। अब कैसे? इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। आपने सुना होगा मनरेगा के बारे में, एमजी नरेगा के बारे में। एमजी नरेगा के अंडर हम क्या कहते हैं कि 100 डेज का हम वर्क देंगे, बिल्कुल वेल एंड गुड। अब मेरे पास 47,000 करोड़ पड़े इसके अंडर, और मैं क्या करता हूँ प्राइवेट सेक्टर्स को टेंडर देता हूँ कि भैया तुम यहाँ पर आके एफॉरेस्टेशन वगैरह करो एंड ऑल। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, एमजी नरेगा के तहत मैं लोकल कम्युनिटी को कहूँ कि भैया तुम फॉरेस्ट लगाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा इसके तहत, और ये लोकल कम्युनिटी को कहा जाए कि भैया आप इस फॉरेस्ट को कंजर्व भी कीजिए क्योंकि ये आपकी धरोहर भी है।
तो हम यहाँ पर गांव के आसपास के एरिया में फॉरेस्टेशन वगैरह को प्रमोट कर सकते हैं और इससे लैंड की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, लोगों को लाइक पेड़ों को बचाने की भी आदत पड़ेगी, कंजर्वेशन एफर्ट भी ठीक रहेंगे और सोशल ऑडिटिंग के थ्रू हम टाइम टू टाइम इन चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं। तो दैट कैन बी अ पोटेंशियल सोल्यूशन जहाँ पर आप एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं, जहाँ पर लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर लिया, एमजी नरेगा के अंडर लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर दिया एंड इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर लिया। तो इस तरह से हम लिंक करें जब प्रोजेक्ट्स को, ऑल्दो ये सोल्यूशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो लाइक ये मेरी खुद की दिमाग की उपज है, तो लाइक इस तरह के सोल्यूशन को जब इनोवेटिव सोल्यूशन को आप प्रोजेक्ट करते हैं ना एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने दिमाग में भी इस तरह के सोल्यूशंस को निकालने की कोशिश कीजिए। नाउ इसके बाद ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें हम कोस्टल एनवायरमेंट की, और हम यहाँ पर गवर्न करें कि कैसे ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को कोस्ट लाइन के आसपास हम रेगुलेट करें। अब इसको हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर लेके आ रहे हैं और इसे पहली बार फ्रेम किया था हमने 1991 में, और अभी हाल फिलहाल में जो एक कमेटी बनी थी शैलेश नायक कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन पे इसे अपग्रेड किया गया था। नाउ यहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ बता दी है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 क्या है एंड 3B क्या है। यहाँ पर लाइक आपके 50 मीटर तक आप कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर बात करें तो 200 मीटर है, ये लाइक सॉरी ये 200 मीटर तो ऊपर लिखा हुआ 200 मीटर है एंड आइलैंड के केसेस में सिर्फ 20 मीटर के आसपास। तो टेम्परेरी टूरिज्म के आप चीज़ों को लगा सकते हैं नो डेवलपमेंट जोन पे एंड लाइक CRZ3 की कैटेगरी में। उसके अलावा यहाँ पर क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरियाज को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस एरिया को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कोस्टल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। साथ के साथ हम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह बना सकते हैं CRZ1 में 1B में। इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने 20 मीटर का प्रावधान रखा आइलैंड्स के केसेस में। कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हैवलॉक आइलैंड है, कार निकोबार है, यहाँ पर इन चीज़ों को कहा गया है। लाइक इको टूरिज्म से लाइक हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव वॉक्स को प्रमोट कर सकते हैं, ट्री हट्स को प्रमोट कर सकते हैं, नेचुरल लाइक एरिया में ट्रैकिंग वगैरह प्रमोट कर सकते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन के ऊपर इससे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि मैन ट्रेवल करेगा तो साथ में कचरा भी आएगा, प्लास्टिक के छिलके भी आएंगे जैसे रैपर्स एंड ऑल, उससे प्रॉब्लम रहेगी। टर्टल्स वगैरह जो इन एरियाज में नेस्टिंग वगैरह करते हैं, कोरल्स वगैरह हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कोई भी सिग्निफिकेंट डिफेंस प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन रोड की परमिसिबल है इन एरियाज में, और इंटर टाइडल जोन में कई नई एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं अलाउ किया गया है। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। कोई ऐसी कोई बड़ा वो नहीं है, मैंने लगभग आपको इसके बारे में सब कुछ पहले से ही बताया हुआ है। अब इसी तरह की चीज़ होती है कि लाइक आपके वेटलैंड से रिलेटेड रूल्स हैं, इसके बारे में भी मैं आपको मोर और लेस बता चुका हूँ, हमने लाइक लास्ट उसमें पढ़ा था। तो ये एक चीज़ याद रखना कि जो आपके लाइक जो राइस फील्ड्स हैं और लाइक कुछ एक एरिया होते हैं जहाँ पर सॉल्ट पैन्स वगैरह डेवलप होते हैं, उन एरियाज़ को एक्सक्लूड कर दिया था 2017 के हमने अपनी नोटिफिकेशन के अंडर। साथ के साथ यहाँ पर जो आपका लाइक सेंट्रल वेटलैंड कंजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेट को ज़्यादा पावर दी गई है। तो ये चीज़ें थी 2017 के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। मोर और लेस ये जो बीच में दो चीज़ें मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दी हैं कि आप एक ही बारे में इन चीज़ों को पढ़ लें, लाइक ये यूज़ कर सकते हैं आप इन्वायरमेंट सेक्शन में भी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इन्हें इंक्लूड किया। अब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता क्या है एंड ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, क्या चीज़ है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए इन्वायरमेंट के ऊपर क्या लाइकली पॉसिबल इंपैक्ट हो सकता है ह्यूमन प्रोजेक्ट का या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। अब इसमें हम ना केवल सोशो इकोनॉमिक बल्कि कल्चरल, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ और सभी तरह के इंपैक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं। एज पर UNEP ये एक तरह का टूल है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का। इस रिपोर्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को हमने यस करना है या नो। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया कि भैया ये फॉरेस्ट एरिया का इतना पार्ट हम लाइक यूज़ करना चाहते हैं फॉर इंडस्ट्री सेटअप या माइनिंग के लिए। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस प्रोजेक्ट यू शुड कंक्लूड कि भैया वेदर आई शुड गो फॉरवर्ड विद दिस प्रोजेक्ट और नॉट। अब इसके लिए आपको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना होगा, आपको कुछ क्राइटेरियाज वगैरह देखने होंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो कितना लैंड आपका डाइवर्ट होगा। अब मान लीजिए 10 एकड़ लैंड डाइवर्ट होता है, अब इस 10 एकड़ लैंड को डाइवर्ट करने से क्या पॉसिबल इंपैक्ट पड़ रहा है वहां पर एनिमल्स पे, इसके ऊपर फोकस करेंगे हम। अब मान लीजिए इंपैक्ट जो था वो कम था, चलो ठीक है चेक कर दिया हमने बॉक्स, लैंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। अब किस तरह की इंडस्ट्री है इसके ऊपर सवाल आएगा, लाइक इंडस्ट्री किस तरह की है। अब मान लीजिए अगर इस इंडस्ट्री से बहुत सी नॉइस प्रोड्यूस हो रही है तो वी डू नॉट वांट कि जो आपके जानवर हैं उनको किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो, या कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर रात को बहुत सी लाइटनिंग होगी तो उससे भी जानवरों को परेशानी हो सकती है, तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम वहाँ पर सेटअप नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजंस हम इंडस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर अलाउ करना है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री हो जो बहुत सा वाटर कंज्यूम कर रही हो और कहीं ना कहीं वो इस एरिया में वाटर की स्कार्सिटी जनरेट कर सकती है, तो ऐसी इंडस्ट्री को भी हम नहीं अलाउ करेंगे। अगर बहुत सा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो ऐसी इंडस्ट्री को भी हम प्रमोट नहीं करेंगे इस एरिया में। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि किस तरह की इंडस्ट्री है हम परमिशन देने के बारे में सोचेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे सोशो इंपैक्ट। सोशो इंपैक्ट मीन्स कि भैया पोल्यूशन अगर मान लो जानवरों को इंपैक्ट नहीं कर रहा, क्या इंसानों पर इंपैक्ट कर रहा है। अगर इंसानों के लिए खतरनाक है तो भी हम इस चीज़ को कंडक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें बहुत से लोगों को वहाँ से लाइक हटाना पड़ेगा, तो रिहैबिलिटेशन के लिए कौन खर्चा देगा, कितना खर्चा देगा, सब कुछ चीज़ों को हम काउंट करेंगे, सभी तरह की कॉस्ट को इन्वॉल्व करेंगे। साथ के साथ इकोनॉमिक कॉस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे कि भैया अगर इस प्रोजेक्ट को इस जगह के अलावा कहीं और स्टार्ट करें तो क्या कितना खर्चा आएगा और किस तरह से कॉस्ट सेविंग रहेगी, सब चीज़ों को हम देखेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्री स्टार्ट करने पे क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। इन सभी तरह की चीज़ों को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि भैया इस इंडस्ट्री को यहाँ पर स्टार्ट करना है या नहीं। अगर नहीं करना होगा तो हम नहीं करेंगे।
तो ये है आपका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। मींस एक तरह का ये प्रिडिक्ट करता है कि क्या इन्वायरमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट का इंपैक्ट है। अगर उस प्रोजेक्ट का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है तो हम उसको किस तरह से रीडिज़ाइन करें सो दैट इन्वायरमेंट के ऊपर जो एडवर्स इंपैक्ट है उसे हम रिड्यूस कर सकें और प्रोजेक्ट को उसी तरह से हम शेप करें। मतलब डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है, प्रेडिक्शन में हमें हेल्प करता है कि भैया इस प्रोजेक्ट से कितना बेनिफिट है और कितना नुकसान। अब इंडिया में अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की, तो इट फर्स्ट कम इनटू 1976 और 77 के टाइम पे आया, जब प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को कहा कि भैया इंटायर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को आप एग्जामिन कीजिए इन्वायरमेंटल एंगल से। फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफाई किया गया था 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा। एंड इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग कहां से मिल रही है? अगेन आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। अब ये एक तरह की मेथोलॉजी है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देंगे। अभी हाल फिलहाल में 2006 में इसकी नोटिफिकेशन में कुछ अमेंडमेंट की गई है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन लाई गई है प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए। मींस दो कैटेगरी में प्रोजेक्ट को रखा गया, एक नेशनल लेवल पे अप्रेजल चाहिए जिसको, एक स्टेट लेवल पे। अब यहाँ पर स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे किस तरह से अप्रेजल मिलेगा? देखिए, जो प्रोजेक्ट है आपका ये जाएगा आपके इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसीज के पास और एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज के पास नेशनल लेवल पे, जो भी क्लियरेंस वगैरह चाहिए उनके लिए। सेम स्टेट लेवल पे आपका लाइक स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होगा, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं क्लियरेंस देगा। अभी कैटेगरी ए एंड बी ये है क्या, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कैटेगरी 1 में आपके वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है एंड यहाँ पर दे डू नॉट अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस। वेयरएज कैटेगरी बी में आपके वो प्रोसेस आते हैं जो स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और लाइक इसमें B1 B2 दो कैटेगरी अलग से हैं। तो ज़्यादा आप इसके लाइक डिटेल में मत जाना, बिकॉज यूपीएससी वैसे तो अमूमन इतनी ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछता ही नहीं। बट स्टिल अगर किसी को पीएचडी करने की इच्छा हो, ही एंड शी कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किन कैटेगरीज में आपको लाइक जरूरत होती है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, पोर्ट्स, हर्ब्स, एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, फोटोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो, कोई एक्सप्लोजिव की कोई इंडस्ट्री हो, ड्रग की हो, फार्मास्यूटिकल की हो, सिंथेटिक रबर की हो, एबेस्टॉस की हो, चारको एल्कलाई इंडस्ट्री हो। तो इन सभी में जो मतलब जो ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती हैं वो आपकी सेंटर के पास जा रही हैं, जो वेस्ट कम जनरेट करती हैं वो आपकी कैटेगरी बी में आ जाती हैं। वो आपको जनरल डिफरेंशिएशन लाइक दिमाग में होनी चाहिए किस तरह से आप उसे करोगे। तो लाइक वो चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। साथ के साथ आपको ये याद रखना है कि भैया ये कोई लिस्ट आपकी सेक्यूरेंट नहीं है, बदलती रहती है टाइम के साथ। अब इसमें और क्या प्रोविजन है? देखिए, एक प्रोविजन है पब्लिक हियरिंग का। मीन्स ये वन ऑफ द मेजर चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में पब्लिक हियरिंग थोड़ी मैंडेटरी रहती है, बट जैसे अगर आप प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट B1 और B2 कैटेगरी के हैं तो आपको अजम्पशंस मिल जाती हैं। साथ के साथ अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट की गई है इसके बाद से पहले 30 दिन का समय होता था पब्लिक हियरिंग के नोटिस का, अब 20 दिन हो गया। वैसे ये उम्दा काम था। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक हियरिंग के थ्रू ना आप पब्लिक के जो डाउट्स होते हैं ना उनको एड्रेस कर देते हैं। अब अगर आप पब्लिक के डाउट्स को एड्रेस कर देते हैं तो पब्लिक में रिजेंटमेंट थोड़ी कम देखने को मिलती है और इससे काफ़ी बेटर रहता है आपका पूरा जो प्रोसेस है इंडस्ट्री को सेटअप करने का। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब भी आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं तो इसका कुछ लाइक 4 स्टेजेस हैं। लाइक पहला है स्क्रीनिंग, दूसरा है स्कूपिंग, तीसरा है पब्लिक हियरिंग एंड चौथा है अप्रेजल। अब यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीनिंग में आपने पहले प्रोजेक्ट को पेश किया, फिर उसके बाद उसमें कोई कमी वगैरह हुई उसको ठीक किया, फिर पब्लिक हियरिंग होगी एंड देन उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है उसके बारे में विचार किया जाता है। तो एक्चुअल में इस तरह से आपकी जो ये स्टेजेस हैं वो मूव करती हैं। अब ये स्टेजेस हर एक में रहती हैं। अब मान लीजिए जब आपके पास क्लियरेंस आ गया है, अब मान लीजिए पोस्ट क्लियरेंस आपने सब कुछ देख लिया कि भैया आपने ढंग से इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया, आपने ये सोचना है कि आप फर्दर इन्वायरमेंट को और ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं करेंगे। साथ के साथ आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और पहले ये रिपोर्ट हुआ करती थी हर 6 महीने पे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। अगर आप देखें पहले के मुकाबले अब ये लॉ थोड़ा कम इफेक्टिव कर दिया, जैसे पब्लिक हियरिंग में छूट दे दी है, नोटिस पीरियड कम कर दिया है। साथ के साथ ये जो एनुअल रिपोर्ट सबमिशन है पहले 6 मंथ में हुआ करता था, अब एनुअल कर दिया। अब देखिए, इसमें एक और जो खराब काम किया गया, पहले क्या होता था कि पब्लिक भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकती थी। मान लीजिए अगर कोई वायलेट करते हैं लाइक रिपोर्टिंग ढंग से नहीं कर रहा है, बट अब क्या कह दिया कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसमें भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, अप्रेजल कमेटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी ही से कर सकती है। अब मान लीजिए कोई करप्ट ऑफिसर वहाँ पर बैठा हो तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम हैंडल नहीं कर सकते। फॉर्म्स के ऊपर पेनल्टीज के भी प्रावधान है, अगर कोई वायलेट करता है क्लियरेंस जिस हिसाब से मिली है उस चीज़ को, तो उसे पे करना होगा। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के बारे में भी बात की गई है। जैसे एक मेजर प्रपोजल दिया गया 2020 में कि भैया आप एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लीजिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आप बाद में भी ले सकते हैं। अब ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। कैसे? देखिए, एक प्रॉब्लम तो ये मैंने आपको बता दी, दूसरी पोस्ट फैक्टो में क्या प्रॉब्लम है। अब मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, जैसे आपको नोएडा ट्विन टावर क्या पता होगा। अब नोएडा ट्विन टावर में क्या हुआ कि भैया कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ माले की परमिशन मिली थी, एक माला और एक्स्ट्रा डाल दिया, कुछ बिल्डिंग्स और एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी, ग्रीनरी जिस हिसाब से उन्होंने कहा था उस हिसाब से मेंटेन करी नहीं। तो बाद में कोर्ट ने उस डिसीजन जो दिया उसमें इसको डिस्ट्रॉय करने की बात हुई, लाइक इसे लाइक बिल्डिंग को डिमोलिश करने की बात हुई। अब इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी ना। लाइक ऑल्दो कहा जाता है कि 70 करोड़ में वो बिल्डिंग बनी थी, बट अभी उसकी मार्केट कॉस्ट अराउंड 700 करोड़ के आसपास थी। तो इकोनॉमी को बहुत ह्यूज लॉस होता है इस चीज़ से। कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज जाता है, क्योंकि देखिए आप पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वगैरह देंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे कोर्ट में जाएंगे तो डिलेज होंगे प्रोजेक्ट्स में, तो इसकी वजह से बहुत सा नुकसान होगा इकोनॉमी को।
और साथ के साथ जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक रॉन्ग सिग्नल जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस तरह के प्रावधान को रोकना चाहिए, इस तरह के प्रावधानों को अलाउ नहीं करना चाहिए। आप पहले से क्लियरेंस लीजिए सो दैट कोई प्रॉब्लम आए ना। पब्लिक हियरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लिटिगेशंस के जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएं, रिजेंटमेंट ना देखने को मिले आपको पब्लिक का। तो डिफरेंट स्टेजेस जो बात की गई है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। फर्म्स के ऊपर जो पेनल्टीज वगैरह के प्रावधान है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर कोई वायलेशन हो रहा है वहां पर आप पब्लिक को भी अलाउ कीजिए कि वो अपनी आवाज उठा सके। तो इस तरह के प्रावधान को जब आप इंक्लूड करेंगे तो इससे एक राइट सिग्नल जाएगा। हमारी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो एम है हम उसको एक्चुअल में अचीव कर पाएंगे। तो एक्चुअल में ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो ड्राफ्ट वाला जो पार्ट है इसमें जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ये कुछ एक गलत चेंजेस हैं। अगर इन्हें अवॉइड किया जा सके तो बेटर रहेगा, और जिसके बारे में इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों ने भी कई बार कहा है। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है तो इससे कहीं ना कहीं आगे लिटिगेशन के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। साथ के साथ आपको अगर एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल्स को यूज़ करना हो रिगार्डिंग योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑल, तो आप चिपको मूवमेंट को यूज़ कर सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोरीज हैं ये, यू कैन रीड अबाउट देम कि क्या हुआ था एक्चुअल में। और अगर आप चाहेंगे तो कल के लेक्चर में हम इस स्टोरी को कंटिन्यू भी कर लेंगे। अब कल के लेक्चर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ सो दैट आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा रीड करके आ सकें। जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ के साथ हम सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ के साथ हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कहाँ कितना फॉरेस्ट मिल रहा है एंड ऑल। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बट इसके साथ एक जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में जान लेंगे जिसके बारे में आज पढ़ा था। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पढ़ लेंगे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, एंड लास्ट हम देखेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। इसके अलावा हम ये जो चिपको मूवमेंट है, अलीपो मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इनकी भी केस स्टडीज को देख लेंगे सो दैट आने वाले टाइम में अगर कोई क्वेश्चन आता भी है हमारे पास हम होलिस्टिकली उसे एड्रेस कर सकें। अब आने वाली क्लास में जैसे मैंने आपको कहा एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये चीज़ों के बारे में कई बार आपको न्यूज़ में पढ़ने को मिलेगा, अदरवाइज मेरे को पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका तो ले लीजिए, या वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख लेना। कुछ जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जूलॉजिकल सर्वे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी इसकी 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ऑल्दो इसके मैंने प्रोविजंस आपको दे रखे हैं। हम कुछ एक चीज़ों के बारे में बात भी करेंगे, कैटेगरीज वगैरह डेफिनेशंस के बारे में, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट आउटकम्स वगैरह इतने कहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज अभी ये 2 साल में पब्लिश होता है तो आने वाले साल यानी 2023 में आपके पेपर से पहले एक बार फिर से ये पब्लिश होगी, और इस वजह से ये रिपोर्ट अब इंपॉर्टेंट नहीं रही। आने वाली रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस पुरानी रिपोर्ट के थ्रू आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आप याद करें सो दैट आने वाले टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप इजीली उसको एड्रेस कर सके। ऐसे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे हम, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रोविजंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, इसका फंक्शंस क्या है, क्या काम करती है। सेम गोज विद द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसके बारे में देखेंगे, और ऐसे ही नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसके बारे में देखेंगे कौन इसका हेड होता है। सेम गोज विद द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कौन इसका हेड होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन जनरल आने वाले लेक्चर में हम इन सभी अथॉरिटीज को देखेंगे, और इसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसके फर्दर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको करंट अफेयर की चीजें मैं अपडेट करने के लिए कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप उसके ऊपर फोकस कीजिए और कुछ नहीं करना है आपने, दैट्स इट। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आने वाले लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।